नमस्कार। आज हम एक ऐसे फिजिकल फिटनेस टेस्ट की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं जिसे दशकों से एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता रहा है। इसे अक्सर शरीर का रिपोर्ट कार्ड भी कहा जाता है और आज हम साथ मिलकर जानेंगे कि ऐसा क्यों है। देखिए, ये सिर्फ कुछ दौड़ और कूद का अभ्यास नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया मूल्यांकन है जो हमारी शारीरिक क्षमताओं की पूरी कहानी परत दर परत हमारे सामने रखता है। इस सफर में हम समझेंगे कि इसके जन्म के पीछे ऐसी क्या राष्ट्रीय चिंता थी, इसे बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसके हर एक हिस्से को एक विशेषज्ञ की तरह बारीकी से परखेंगे और ये भी देखेंगे कि दशकों बाद भी आज भी ये स्कूलों के मैदान से लेकर प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटरों तक इतना अहम और प्रासंगिक क्यों बना हुआ है। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और शरीर के इस ऐतिहासिक रिपोर्ट कार्ड के हर पन्ने को पलटते हैं ताकि हम इसके पीछे के विज्ञान, इतिहास और इसके दर्शन को पूरी तरह से समझ सकें। जरा सोचिए, क्या कुछ साधारण से शारीरिक व्यायामों का एक सेट किसी शक्तिशाली देश के लिए राष्ट्रीय चिंता का विषय बन सकता है? सुनने में यह थोड़ा नाटकीय जरूर लगता है, लेकिन AAPHPD टेस्ट की कहानी ठीक यहीं से शुरू होती है। इसका जन्म किसी जिम या स्कूल के क्लासरूम में नहीं हुआ था, बल्कि इसका जन्म एक राष्ट्रीय संकट और असुरक्षा की भावना की सीधी प्रतिक्रिया के तौर पर हुआ। एक ऐसा दौर था जब एक देश को अचानक एक कठोर एहसास हुआ कि उसके बच्चे, जो उसका भविष्य थे, शारीरिक रूप से उतने मजबूत और सक्षम नहीं है जितना उन्हें होना चाहिए। और ये सिर्फ स्वास्थ्य की चिंता नहीं थी, ये आत्मसम्मान और भविष्य की तैयारी से जुड़ा एक बहुत गहरा सवाल बन गया था। इस एक एहसास ने शिक्षाविदों, डॉक्टरों और सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों को एक साथ एक मेज पर ला खड़ा किया और उन सभी ने मिलकर एक ऐसे मानक की जरूरत महसूस की जो न केवल फिटनेस को माप सके, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य और सामर्थ्य के लिए एक साफ सुथरा रोडमैप भी तैयार कर सके। चलिए इस कहानी को समय के आईने में देखते हैं। सब कुछ शुरू हुआ 1950 के दशक में, जब क्रॉस वेबर टेस्ट नाम के एक न्यूनतम मांसपेशीय फिटनेस टेस्ट के नतीजे सामने आए। ये टेस्ट बहुत ही सरल था, इसमें बस कुछ बेसिक मूवमेंट्स थे। पर जब इस टेस्ट में अमेरिकी बच्चों के प्रदर्शन की तुलना यूरोपीय बच्चों से की गई, तो जो नतीजे आए वो किसी झटके से कम नहीं थे। पता चला कि लगभग 60% अमेरिकी बच्चे इस बेहद आसान टेस्ट में फेल हो गए, जबकि यूरोपीय बच्चों में फेल होने वालों की संख्या सिर्फ 9% थी। इन आंकड़ों ने देश के नीति निर्माताओं और आम जनता के बीच एक सनसनी फैला दी। एक डर सा बैठ गया कि देश की युवा पीढ़ी शारीरिक रूप से कमजोर हो रही है और उस समय के माहौल में इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक संभावित खतरे के तौर पर भी देखा जाने लगा। इसी संकट के जवाब में विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई गई और बहुत रिसर्च और विचार विमर्श के बाद साल 1958 में एक नए, ज्यादा व्यापक और वैज्ञानिक टेस्ट का जन्म हुआ और इसी का नाम था AAHPERD टेस्ट, जिसका मकसद सिर्फ पास या फेल बताना नहीं था, बल्कि बच्चों की मोटा फिटनेस का एक पूरा और विस्तृत विश्लेषण करना था। तो उस राष्ट्रीय फिटनेस संकट के जवाब में जो वैज्ञानिक और व्यवस्थित समाधान सामने आया, वो था AHPED टेस्ट। ये सिर्फ एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था, ये फिजिकल फिटनेस को आंकने का एक बिल्कुल नया और प्रगतिशील नजरिया था। इसका डिजाइन इस तरह से किया गया था कि ये सिर्फ ऊपरी तौर पर ताकत या गति को न मापे, बल्कि शरीर की अलग अलग जरूरी क्षमताओं का एक संतुलित और समग्र मूल्यांकन करे। इसने पहली बार फिजिकल एजुकेशन के शिक्षकों और कोचों को एक मानकीकृत, भरोसेमंद टूल दिया, जिससे वे अपने छात्रों की प्रगति को वैज्ञानिक सटीकता के साथ ट्रैक कर सकते थे, उनकी कमजोरियों की पहचान कर सकते थे और अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को व्यक्तिगत जरूरतों के हिसाब से बेहतर ढंग से डिजाइन कर सकते थे। संक्षेप में कहें तो ये एक ऐसा बड़ा कदम था जिसने फिजिकल एजुकेशन को अंदाजे पर आधारित एक कला से निकालकर सबूतों और डेटा पर आधारित एक विज्ञान बना दिया। चलिए अब इस टेस्ट के नाम के पीछे के संगठन और इसकी मूल संरचना को और करीब से जानते हैं। इस टेस्ट के नाम के पीछे एक बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रभावशाली संगठन का हाथ है। AHPERD का पूरा नाम है अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड डांस। ये नाम अपने आप में इस टेस्ट के पीछे की व्यापक सोच को दर्शाता है। ये सिर्फ खेल या व्यायाम के बारे में नहीं है, ये स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन और यहाँ तक कि नृत्य जैसे कलात्मक शारीरिक आंदोलनों के विशेषज्ञों का एक राष्ट्रीय गठबंधन है। इस संगठन का मकसद ही लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और उसके लिए वैज्ञानिक मानक तय करना था। अब आप सोचिए, जब इस तरह का एक शक्तिशाली और विविध विशेषज्ञ समूह, जिसमें वैज्ञानिक, डॉक्टर, शिक्षक और कलाकार शामिल हों, एक साथ आकर एक फिटनेस मानक बनाता है, तो ये उस टेस्ट को एक असाधारण विश्वसनीयता और अधिकार देता है।
ये हमें बताता है कि AHPERD टेस्ट कोई यूं ही बनाया गया परीक्षण नहीं है, बल्कि ये दशकों की गहरी रिसर्च, विस्तृत अध्ययन और विशेषज्ञता का एक ठोस नतीजा है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, जो इस टेस्ट की आत्मा है और जिसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। AHPERD कोई एक अकेला टेस्ट नहीं है। तकनीकी भाषा में इसे टेस्ट बैटरी कहा जाता है। यहाँ बैटरी शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया गया है। जरा सोचिए, एक कार की बैटरी या टॉर्च की बैटरी के अंदर क्या होता है? उसके अंदर कई छोटे छोटे सेल होते हैं, और जब वे सभी सेल एक साथ मिलकर काम करते हैं, तभी वे एक शक्तिशाली और लगातार ऊर्जा का स्रोत बनते हैं। कोई भी एक सेल अकेले कार को स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक इसी तरह AHPERD टेस्ट बैटरी में भी कई अलग अलग टेस्ट आइटम या कहें कि सेल होते हैं। हर आइटम शरीर की एक खास क्षमता को मापता है। कोई ताकत मापता है, कोई गति, कोई सहन शक्ति, तो कोई चपलता। जब इन सभी आइटम्स के नतीजों को एक साथ रखकर देखा जाता है, तब जाकर किसी व्यक्ति की पूरी मोटर फिटनेस की एक मुकम्मल, विस्तृत और शक्तिशाली तस्वीर सामने आती है। इस टेस्ट बैटरी के कॉन्सेप्ट को और भी बेहतर ढंग से समझने का सबसे अच्छा तरीका एक बहुत ही आधुनिक और प्रासंगिक उदाहरण से है। जब कोई टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट किसी नए मोबाइल फोन का रिव्यू करता है, तो वो क्या करता है? क्या वो सिर्फ ये कहता है कि ये फोन अच्छा है या बुरा है? नहीं, वो उसके हर पहलू की अलग अलग और गहराई से जांच करता है। वो कैमरे की क्वालिटी को अलग अलग रोशनी में परखता है, प्रोसेसर की स्पीड को भारी गेमिंग करके टेस्ट करता है, बैटरी लाइफ की सटीक जांच करता है और स्क्रीन के रेजोल्यूशन और रंगों का विश्लेषण करता है। इन सभी अलग अलग मूल्यांकनों के बाद ही वो उस फोन के बारे में एक पूरी और भरोसेमंद राय देता है। AHPERD टेस्ट भी ठीक यही काम हमारे शरीर के लिए करता है। ये शरीर का फुल टेक्निकल रिव्यू है। ये सिर्फ ये नहीं देखता कि कोई कितना तेज दौड़ता है, बल्कि ये उसकी बाहों की ताकत, पेट की मांसपेशियों की सहनशक्ति, शरीर की दिशा बदलने की क्षमता और उसके हृदय और फेफड़ों की कार्यक्षमता का भी सटीक आकलन करता है। तो ये टेस्ट आखिर बनाया किसके लिए गया है? इसे मुख्य रूप से 5 से 18 साल की उम्र के स्कूली बच्चों के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इस आयु वर्ग को चुनने के पीछे एक ठोस वैज्ञानिक कारण है। यह वो महत्वपूर्ण दौर होता है जब शारीरिक विकास सबसे तेजी से होता है और सही मार्गदर्शन से मोटर स्किल्स और एथलेटिक क्षमताओं को सबसे असरदार तरीके से विकसित किया जा सकता है। समय के साथ विज्ञान की नई समझ के आधार पर इस टेस्ट को और भी बेहतर और प्रासंगिक बनाने के लिए इसमें बदलाव भी किए गए। इसे पहली बार 1965 में संशोधित किया गया, लेकिन इसका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण संशोधन हुआ 1976 में। यह साल ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस संशोधन ने पहली बार स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस जैसे कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस और कौशल संबंधी फिटनेस जैसे चपलता के बीच एक साफ वैज्ञानिक अंतर स्थापित किया। यह उस समय फिजिकल एजुकेशन की दुनिया में एक क्रांतिकारी विचार था, जिसने भविष्य के फिटनेस टेस्ट की नींव रखी। अब जब हमने AHPERD टेस्ट के इतिहास, दर्शन और इसकी मूल संरचना को समझ लिया है, तो अब समय है इसके सबसे जरूरी हिस्से में उतरने का। हम इस टेस्ट बैटरी को खोलने जा रहे हैं और इसके अंदर मौजूद हर एक सेल या टेस्ट आइटम की बारीकी से जांच करने जा रहे हैं। इसे हम शरीर का एक विस्तृत 6 सूत्रीय निरीक्षण कह सकते हैं, जहां हर बिंदु शरीर के एक अलग और अनोखी क्षमता को उजागर करता है। हम एक एक करके सभी 6 टेस्ट को देखेंगे, ये समझेंगे कि हर टेस्ट असल में क्या मापता है, उसे कैसे किया जाता है और वो पूरी शारीरिक फिटनेस की बड़ी तस्वीर में इतना जरूरी क्यों है। ये इस पूरे विश्लेषण का दिल है, क्योंकि यहीं पर हम ये जानेंगे कि कैसे ये टेस्ट शरीर की अलग अलग क्षमताओं का एक पूरा 360 डिग्री व्यू देता है, जो हमें ताकत और कमजोरियों दोनों को समझने में मदद करता है। तो चलिए इस निरीक्षण के पहले बिंदु से शुरुआत करते हैं। हमारी समीक्षा का पहला आइटम ऊपरी शरीर की ताकत को मापता है, खासतौर पर कंधों और बाहों की मांसपेशियों की शक्ति को। ये ताकत रोजमर्रा के कामों जैसे स्कूल का बैग उठाना या कोई भारी सामान उठाने से लेकर लगभग हर खेल में एक अहम भूमिका निभाती है। इस क्षमता को मापने के लिए 2 अलग अलग अभ्यास हैं जो लिंग के आधार पर तय किए गए हैं। लड़कों के लिए ये पुलअप्स है, जिसमें उन्हें एक बार को पकड़कर बिना किसी सहारे के अपने शरीर के वजन को ऊपर खींचना होता है जब तक कि उनकी ठुड्डी बार के ऊपर ना आ जाए। ये शरीर के वजन के मुकाबले ताकत का एक शुद्ध माप है।
लड़कियों के लिए ये फ्लेक्स्ड आर्म हैंग है। इसमें उन्हें अपनी ठुड्डी को बार के ऊपर रखते हुए एक पोजीशन में लाया जाता है और फिर यह समय नोट किया जाता है कि वे कितनी देर तक उस पोजीशन को बनाए रख सकती हैं। इसमें खींचने के बजाय एक स्थिर संकुचन को बनाए रखने की क्षमता का टेस्ट होता है। दोनों ही टेस्ट ऊपरी शरीर की बुनियादी ताकत का एक सटीक और भरोसेमंद संकेतक हैं। निरीक्षण का दूसरा बिंदु शरीर के कोर यानी पेट और पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों पर केंद्रित है। इसे बेंट नीज सिटअप्स टेस्ट के जरिए मापा जाता है। इस टेस्ट में प्रतिभागी को 1 मिनट का समय दिया जाता है और ये गिना जाता है कि वे इस दौरान घुटनों को मोड़कर सही तकनीक से कितने सिटअप्स कर सकते हैं। ये टेस्ट 2 बहुत जरूरी चीजों को एक साथ मापता है: पेट की मांसपेशियों की ताकत यानी वे कितना बल लगा सकती हैं, और उनकी सहनशक्ति यानी वे बिना थके उस बल को कितनी देर तक बार बार लगा सकती हैं। एक मजबूत कोर सिर्फ 6 पैक एब्स के लिए नहीं होता, ये शरीर की स्थिरता का केंद्र है। ये अच्छी मुद्रा बनाए रखने, पीठ की चोटों से बचने और दौड़ने, कूदने या किसी भी चीज को फेंकने जैसी गतिविधियों में शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से के बीच शक्ति को सही तरीके से ट्रांसफर करने के लिए बेहद जरूरी है। ये टेस्ट हमें शरीर के इस पावर हाउस की असली क्षमता के बारे में बताता है। हमारा तीसरा टेस्ट आइटम है शटल रन, और ये शरीर की एक बहुत ही खास और एडवांस्ड क्षमता को मापता है: चपलता या एजिलिटी। ये कोई सीधी दौड़ नहीं है, बल्कि ये नियंत्रण और समन्वय का एक जटिल टेस्ट है। इसमें 10 गज की दूरी पर 2 समानांतर लाइनें होती हैं। धावक एक लाइन से शुरू करता है, दूसरी लाइन तक पूरी गति से दौड़ता है, वहां रखे लकड़ी के एक ब्लॉक को उठाता है, 180 डिग्री घूमता है, वापस शुरुआती लाइन पर आता है, उस ब्लॉक को रखता है और फिर से यही प्रक्रिया दूसरे ब्लॉक के लिए दोहराता है। ये दौड़ने, अचानक रुकने, शरीर को नीचे झुकाने, दिशा बदलने और फिर से तेजी से गति पकड़ने का एक लगातार कॉम्बिनेशन है। यही चपलता है, शरीर की दिशा और स्थिति को तेजी से, कुशलता से और नियंत्रण के साथ बदलने की क्षमता। ये बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस या बैडमिंटन जैसे खेलों में सफलता के लिए एक अनिवार्य गुण है, जहां खिलाड़ियों को लगातार अपने विरोधी की चाल पर प्रतिक्रिया देनी होती है। चौथा टेस्ट आइटम है स्टैंडिंग लॉन्ग जंप या खड़ी लंबी कूद। ये पहली नज़र में सिर्फ पैरों की ताकत का टेस्ट लग सकता है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म और महत्वपूर्ण है। ये असल में पैरों की विस्फोटक शक्ति यानी एक्सप्लोसिव पावर को मापता है। विस्फोटक शक्ति सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि ताकत और गति का एक कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब है कि आप कितनी तेजी से अपनी मांसपेशियों की अधिकतम ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे समझने के लिए एक वेटलिफ्टर के बारे में सोचिए, जो बहुत ज्यादा वजन धीरे धीरे उठाता है। ये शुद्ध ताकत है। अब एक स्प्रिंटर के बारे में सोचिए, जो स्टार्टिंग ब्लॉक से गोली की तरह बाहर निकलता है, या एक वॉलीबॉल खिलाड़ी जो नेट पर स्पाइक करने के लिए हवा में उछलता है। ये विस्फोटक शक्ति है। स्टैंडिंग लॉन्ग जंप में आपको बिना किसी रनअप के एक ही जगह से अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा दूरी तक आगे धकेलना होता है। यह पैरों की उस क्षमता को मापता है कि वे एक सेकंड के एक छोटे से हिस्से में कितनी जल्दी अधिकतम बल पैदा कर सकते हैं। अब हम आते हैं 5वें टेस्ट आइटम पर, जो है 50 यार्ड डैश। ये इस पूरी बैटरी का सबसे सीधा और सरल टेस्ट है, लेकिन ये एक मौलिक क्षमता को मापता है, शुद्ध, बिना किसी मिलावट की गति यानी स्पीड। शटल रन के उलट, जहां दिशा बदलने और बाधाओं से निपटने की चुनौती होती है, 50 यार्ड डैश में सिर्फ एक ही काम करना होता है: एक सीधी रेखा में जितनी तेजी से हो सके दौड़ना। ये किसी व्यक्ति की अधिकतम दौड़ने की गति का आकलन करता है। यह हमें बताता है कि कोई व्यक्ति पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितनी तेजी से पहुंच सकता है। यह क्षमता स्प्रिंटिंग, बेसबॉल में बेस रनिंग या फुटबॉल में एक लंबे पास को पकड़ने जैसे कई खेलों के लिए आधार है। यह टेस्ट शरीर के टॉप गियर को मापता है और हमें एथलीट की कच्ची गति क्षमता के बारे में एक साफ और ऑब्जेक्टिव डेटा देता है, जिसे किसी और तरीके से मापना मुश्किल है। और आखिर में हमारे 6 सूत्रीय निरीक्षण का छठा और अंतिम आइटम है 600 यार्ड रन या वॉक। ये टेस्ट बाकी टेस्ट से मौलिक रूप से अलग है, क्योंकि ये तात्कालिक ताकत या विस्फोटक गति पर नहीं, बल्कि सहन शक्ति पर केंद्रित है। खास तौर पर ये कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस या हृदय श्वसन सहन शक्ति को मापता है। इसका सरल मतलब है कि आपका दिल, फेफड़े और रक्त वाहिकाएं एक लंबे समय तक आपकी काम करने वाली मांसपेशियों को कितनी कुशलता से ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकते हैं। 600 गज की दूरी इतनी लंबी है कि इसे सिर्फ स्प्रिंट करके पूरा नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक स्थिर गति, सही पेसिंग और थकान का सामना करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता की जरूरत होती है। ये टेस्ट हमें शरीर के इंजन की क्षमता के बारे में बताता है।
एक मजबूत कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम न केवल लंबी दूरी की दौड़ या तैराकी जैसे खेलों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हमारे समग्र स्वास्थ्य, ऊर्जा के स्तर और दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में बिना थके काम करने की हमारी क्षमता के लिए भी बेहद जरूरी है। अब जब हमने सभी 6 टेस्ट आइटम्स को विस्तार से समझ लिया है, तो कुछ आम गलतफहमियों को दूर करना बहुत जरूरी है। किसी भी व्यापक और तकनीकी टेस्ट की तरह AHPERD टेस्ट के बारे में भी कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं जो न केवल छात्रों को बल्कि कभी-कभी कोच और शिक्षकों को भी नतीजों की गलत व्याख्या करने पर मजबूर कर सकती हैं। ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, बल्कि ये फिटनेस के बुनियादी सिद्धांतों से जुड़ी गलतफहमियां हैं। इस सेक्शन में हम इन आम जाल को उजागर करेंगे और असलियत को साफ करेंगे, ताकि हम गति और चपलता या ताकत और शक्ति के बीच के सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर को समझ सकें। इन अंतरों को समझना ये पक्का करेगा कि हम इस टेस्ट से मिले डेटा का सही मतलब निकालें और किसी भी एथलीट के प्रदर्शन का सटीक मूल्यांकन कर सकें। ये ज्ञान हमें एक बेहतर विश्लेषक बनने में मदद करेगा। कुछ टेस्ट आइटम्स को अक्सर एक दूसरे के साथ कंफ्यूज कर दिया जाता है, क्योंकि वे सतह पर एक जैसे दिखते हैं। एक आम गलती है गति और चपलता को एक ही चीज समझ लेना, या फिर विस्फोटक शक्ति को सिर्फ पैरों की ताकत मान लेना। ये बारीकियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे हमें एक एथलीट की क्षमताओं की ज्यादा विस्तृत तस्वीर देती हैं। चलिए इन भ्रांतियों को एक एक करके दूर करते हैं। हम खास तौर पर शटल रन और 50 यार्ड डैश के बीच के मौलिक अंतर पर ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि यह गति बनाम समन्वय की बहस को उजागर करता है। इसके बाद हम स्टैंडिंग लॉन्ग जंप के पीछे के असली विज्ञान को समझेंगे, जो हमें ताकत और शक्ति के बीच का अंतर सिखाएगा। इन सूक्ष्म लेकिन जरूरी अंतरों को समझना एक कोच या शिक्षक के लिए किसी खिलाड़ी की असली क्षमता को पहचानने और उसे सही दिशा में ट्रेन करने के लिए बेहद जरूरी है। चलिए सबसे आम भ्रम से शुरू करते हैं, शटल रन और 50 यार्ड डैश। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये दोनों ही रफ्तार के टेस्ट हैं, लेकिन ये सच का सिर्फ आधा हिस्सा है। 50 यार्ड डैश शुद्ध लीनियर गति को मापता है, यानी एक सीधी रेखा में आप कितनी तेजी से दौड़ सकते हैं। इसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई दिशा नहीं बदलनी। यह आपकी मैक्सिमम स्पीड का टेस्ट है। दूसरी ओर शटल रन मुख्य रूप से चपलता का टेस्ट है। इसका मकसद ये देखना है कि आप अपनी गति को कितनी कुशलता से कम कर सकते हैं, 180 डिग्री पर दिशा बदल सकते हैं और फिर से शून्य से अधिकतम गति पकड़ सकते हैं। एक विश्व स्तरीय 100 मीटर धावक की सीधी रेखा की गति अविश्वसनीय हो सकती है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वो शटल रन में भी उतना ही अच्छा हो, जिसके लिए एक अलग तरह के शारीरिक नियंत्रण, संतुलन और समन्वय की जरूरत होती है। संक्षेप में, गति सीधी होती है जबकि चपलता बहुदिशात्मक और प्रतिक्रियाशील होती है। दूसरा बड़ा भ्रम स्टैंडिंग लॉन्ग जंप को लेकर है। लोग इसे अक्सर सिर्फ पैर की ताकत का टेस्ट मान लेते हैं, लेकिन ये शब्दावली का एक बहुत ही सरल और अधूरा इस्तेमाल है। पैर की ताकत का मतलब है कि आपकी मांसपेशियां कितना बल पैदा कर सकती हैं, भले ही इसमें समय लगे। जैसे जिम में धीरे धीरे एक भारी वजन उठाना ताकत का एक बेहतरीन प्रदर्शन है, लेकिन विस्फोटक शक्ति, जिसे स्टैंडिंग लॉन्ग जंप मापता है, वो बल और गति का गुणनफल है। ये इस बारे में है कि आप कितनी जल्दी उस बल को पैदा कर सकते हैं। ये सिर्फ ताकतवर होने के बारे में नहीं है, ये उस ताकत को एक सेकंड के एक अंश में लागू करने के बारे में है, ताकि आपके शरीर को हवा में अधिकतम दूरी तक फेंका जा सके। इसलिए स्टैंडिंग लॉन्ग जंप केवल ताकत का नहीं, बल्कि पावर का एक सच्चा माप है। और खेल विज्ञान में ये दोनों शब्द एक दूसरे की जगह इस्तेमाल नहीं हो सकते। पावर का मतलब है ताकत का तेजी से प्रदर्शन। अब तक हमने AHPED टेस्ट के क्या और क्यों को गहराई से समझ लिया है, लेकिन इसका असली मूल्य इसके अकेडमिक और सैद्धांतिक पहलुओं में नहीं, बल्कि इसके व्यवहारिक इस्तेमाल में है। ये सिर्फ एक परीक्षा का हिस्सा या रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया जाने वाला एक नंबर नहीं है। ये एक शक्तिशाली और बहुमुखी उपकरण है, जिसका इस्तेमाल कोच, फिजिकल एजुकेशन के शिक्षक और ट्रेनर हर दिन स्कूल के खेल के मैदान से लेकर प्रोफेशनल एथलेटिक अकेडमियों तक कर सकते हैं। यह टेस्ट उन्हें व्यक्तिपरक अनुमानों से हटकर डेटा आधारित और ऑब्जेक्टिव फैसले लेने में मदद करता है, जिससे वे अपने एथलीटों या छात्रों को बेहतर और ज्यादा असरदार तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम यह देखेंगे कि कैसे इस टेस्ट के नतीजों का इस्तेमाल छिपी हुई प्रतिभा की पहचान करने, पूरी टीम की कमजोरियों का पता लगाने और ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्यादा वैज्ञानिक और टारगेटेड बनाने के लिए किया जा सकता है। AHPRD टेस्ट का एक सबसे रोमांचक इस्तेमाल उभरती एथलेटिक एथलेटिक प्रतिभा की पहचान करने में है। ये एक भविष्य बताने वाले टूल की तरह काम कर सकता है, जो बच्चों की प्राकृतिक शारीरिक क्षमताओं को उजागर करता है।
उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र स्टैंडिंग लॉन्ग जंप में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करता है, तो ये एक मजबूत संकेत है कि उसके पास शक्तिशाली विस्फोटक शक्ति है। ये गुण स्प्रिंटिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप या बास्केटबॉल और वॉलीबॉल जैसे खेलों में सफलता के लिए बहुत जरूरी है। एक कोच इस डेटा का इस्तेमाल करके उस छात्र को इन खेलों में स्पेशलाइज करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। इसी तरह, अगर कोई छात्र 600 यार्ड रन में बहुत अच्छा स्कोर करता है, तो ये बताता है कि उसके पास बेहतरीन कार्डियोवास्कुलर सहन शक्ति है, जो उसे 800 मीटर, 1500 मीटर या क्रॉस कंट्री जैसी मध्य दूरी की दौड़ के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनाता है। इस तरह ये टेस्ट बच्चों को उन खेलों की ओर गाइड करने में मदद करता है जहां उनकी प्राकृतिक प्रतिभा सबसे ज्यादा चमक सकती है। व्यक्तिगत प्रतिभा की पहचान के अलावा AHPERD टेस्ट एक पूरी टीम के लिए एक शक्तिशाली डायग्नोस्टिक टूल के रूप में भी काम करता है। एक कोच अपनी पूरी टीम पर इस टेस्ट को करवा सकता है और फिर व्यक्तिगत स्कोर के बजाय नतीजों का समग्र रूप से विश्लेषण कर सकता है। यह विश्लेषण टीम की सामूहिक ताकत और कमजोरियों को साफ साफ उजागर कर सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक फुटबॉल टीम के ज्यादातर खिलाड़ी शटल रन, चपलता और 50 यार्ड डैश गति में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन पुल-अप्स, ऊपरी शरीर की ताकत में लगभग सभी फेल हो जाते हैं। यह कोच को तुरंत बताता है कि टीम की गति और चपलता तो अच्छी है, लेकिन उनकी ऊपरी शरीर की ताकत एक बड़ी कमजोरी है जो टैकलिंग और शील्डिंग में बाधा बन सकती है। इस जानकारी के साथ कोच अपनी ट्रेनिंग योजनाओं को एडजस्ट कर सकता है और ऊपरी शरीर को मजबूत करने वाले वर्कआउट्स पर ज्यादा ध्यान दे सकता है। यह अंदाजा लगाने के बजाय एक वैज्ञानिक तरीका है। अब हमारी चर्चा के अंतिम चरण में हम कुछ ऐसे बारीक विवरणों पर ध्यान देंगे जो इस टेस्ट की गहरी समझ के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये वो छोटी-छोटी बातें हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यही विवरण इस टेस्ट को इतना सटीक, भरोसेमंद और वैज्ञानिक रूप से मूल्यवान बनाते हैं। ये सिर्फ तथ्यों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये समझने की एक कोशिश है कि इस टेस्ट के निर्माताओं ने कुछ फैसले क्यों लिए। इन मुख्य तथ्यों को समझना हमें इस टेस्ट की पूरी तस्वीर देखने में मदद करेगा और हमें उन आम गलतियों से बचाएगा जो अक्सर इसकी व्याख्या करते समय होती हैं। ये हमें एक सामान्य पर्यवेक्षक से एक सूचित विश्लेषक तक ले जाएगा, जो न केवल स्कोर को पढ़ सकता है बल्कि उसके पीछे के तर्क को भी समझ सकता है। चलिए इन महत्वपूर्ण विवरणों पर एक नजर डालते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण डिजाइन विकल्पों पर नजर डालते हैं जो इस टेस्ट की वैज्ञानिक सटीकता को दर्शाते हैं। पहला, आयु वर्ग। ये टेस्ट खास तौर पर 5 से 18 साल के स्कूली बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है, न कि कॉलेज के छात्रों या वयस्कों के लिए। इसका कारण यह है कि इस आयु वर्ग के लिए विकास संबंधी मानक और प्रदर्शन की उम्मीदें अलग होती हैं। दूसरा, लैंगिक अंतर का समायोजन। ऊपरी शरीर की ताकत के लिए लड़कों का टेस्ट पुल-अप्स है, जबकि लड़कियों के लिए यह फ्लेक्स्ड आर्म हैंग है। ये अंतर शारीरिक बनावट और औसत ऊपरी शरीर की ताकत में जैविक अंतर को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ताकि दोनों लिंगों के लिए एक निष्पक्ष और सार्थक मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके। और तीसरा, 1976 का ऐतिहासिक संशोधन। ये सिर्फ एक अपडेट नहीं था, ये एक वैचारिक बदलाव था। इसने पहली बार स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस जैसे हृदय स्वास्थ्य को प्रदर्शन संबंधी फिटनेस जैसे गति से अलग करके देखा और यह स्वीकार किया कि हर किसी को एक ओलंपिक एथलीट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर किसी को स्वस्थ रहने की जरूरत है। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा का सार क्या है? अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये मास्टर टिप है। AHPED को शरीर का रिपोर्ट कार्ड समझिए। ये एक शक्तिशाली रूपक है जो हर चीज को एक साथ बांधता है। जैसे एक स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में गणित, विज्ञान, इतिहास और भाषा जैसे अलग अलग विषय होते हैं और हर विषय में छात्र का प्रदर्शन अलग अलग हो सकता है, वैसे ही इस शारीरिक रिपोर्ट कार्ड में ताकत, गति, चपलता और सहन शक्ति जैसे विषय होते हैं। हर टेस्ट का एक खास और स्वतंत्र मकसद होता है। एक बच्चा शटल रन में A+ ग्रेड ला सकता है, जो दिखाता है कि वो बेहद चपल है, लेकिन अगर वो 600 यार्ड रन में C ग्रेड लाता है तो ये दिखाता है कि उसकी सहन शक्ति पर काम करने की जरूरत है। ये रिपोर्ट कार्ड हमें एक पूरी संतुलित और ईमानदार तस्वीर देता है, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि शरीर कहाँ मजबूत है और कहाँ सुधार की जरूरत है। और अंत में मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। AHPERD टेस्ट 60 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसे एक ऐसे दौर में बनाया गया था जो आज के डिजिटल युग से बहुत अलग था, जब बच्चे बाहर खेलने में ज्यादा समय बिताते थे।
तो सवाल ये उठता है, क्या आज जब हम, खासकर बच्चे, स्क्रीन के सामने पहले से कहीं ज्यादा समय बिता रहे हैं और शारीरिक गतिविधियां लगातार कम हो रही हैं, क्या ये पुराना बुनियादी टेस्ट और भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो गया है? क्या ये हमें उन मौलिक शारीरिक क्षमताओं की याद नहीं दिलाता है जिन्हें हम एक समाज के रूप में खोने का खतरा उठा रहे हैं? शायद इस टेस्ट का सबसे बड़ा और कालातीत सबक यह है कि एक स्वस्थ, सक्षम और क्रियाशील शरीर का मूल्यांकन हमेशा प्रासंगिक रहेगा, चाहे तकनीक कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए। इस पर विचार कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।